तो बात हो रही थी बिहार के पूर्णिया के रंगबाज की, पप्पू यादव की। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, उनकी एक और कहानी है। एक डीएसपी रैंक के पुलिस अफसर को चलती गाड़ी के सामने फेंकने का आरोप भी पप्पू यादव पर लगा। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। हालांकि उस समय मतलब कि 90 के दशक में बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और अपने पुराने शागिर्द से वो इतने आजिज आ गए थे कि उन्होंने पप्पू को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। तब जाकर पप्पू यादव सलाखों के पीछे पहुंचे, पहली बार जेल की हवा खाई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पप्पू यादव जेल पहुंच गए। जेल का नाम था बांकीपुर जेल, पटना। जेल की जिंदगी, चारों तरफ सलाखें, ऊंची दीवारें और कैदियों का शोर। लेकिन पप्पू यादव के लिए जेल की जिंदगी भी एक नया मोड़ लेकर आई। बांकीपुर जेल में रहते हुए पप्पू यादव जेल अधीक्षक के लॉन में बच्चों को टेनिस खेलते देखते थे। वहां उनकी दोस्ती कुछ बच्चों से हो गई। उन्हीं बच्चों में एक लड़का था जिसे लोग विक्की कहते थे। धीरे धीरे पप्पू यादव की नज़दीकियां विक्की के साथ बढ़ने लगी। बांकीपुर जेल में रहते हुए ही विक्की ने पप्पू को अपने घर का एक एल्बम दिखाया और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी प्रेम कहानी। एल्बम में पप्पू यादव ने विक्की की बहन रंजीत की टेनिस खेलते हुए तस्वीर देखी। फोटो देखकर पप्पू यादव रंजीत पर फिदा हो गए। जिस पप्पू यादव की जिंदगी बारूद की गंध से भरी हुई थी, अब उनकी दुनिया में मोहब्बत के नगमे गूंजने लगे। पप्पू यादव प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे। उन्होंने ठान लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ रंजीत से ही करेंगे। यादवों में अपना दबदबा बना चुके पप्पू यादव की जिंदगी में नए पन्ने जुड़ रहे थे। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ सियासत। 1991 के लोकसभा चुनावों में पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और पहली ही बार में वो संसद पहुंच गए। जेल में रहते हुए ही पप्पू यादव सांसद बन गए। ये थी पप्पू यादव की किस्मत और पप्पू यादव की हनक। बांकीपुर जेल से रिहा होने के बाद पप्पू हर दिन उस टेनिस क्लब पर जाता जहां रंजीत खेला करती थी। रंजीत एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की। उन्हें पप्पू यादव जैसे रंगबाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रंजीत ने पप्पू को हमेशा ना ही कहा, लेकिन पप्पू भी कहाँ हार मानने वाले थे। कहते हैं कि जब पप्पू ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की तो रंजीत का दिल पिघल गया। बात थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन रंजीत का परिवार एक सिख परिवार, वो इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। पप्पू यादव को रंजीत का साथ पाने के लिए सालों कोशिश करनी पड़ी। आखिरकार कांग्रेस के एक बड़े नेता एसएस अहलुवालिया एक जगह पर मिले उनसे और उन्होंने बीच में दखल दिया। तब जाकर फरवरी 1994 में पप्पू यादव और रंजीत रंजन शादी के बंधन में बंध गए। रंजीत का परिवार कभी कश्मीरी पंडित थे, फिर सिख धर्म अपना लिया। जूतों का कारोबार था उनका। रंजीत का जन्म रीवा में हुआ था, जम्मू में पली बढ़ी थी, पंजाब में पढ़ाई की और दिल्ली में बस गई। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पप्पू यादव ने रंजीत को अगवा कर लिया था और दोनों भागकर शादी कर ली थी उन्होंने। ये भी कहा जाता है कि पप्पू यादव ने रंजीत से शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदल लिया था, लेकिन अफवाह और सच्चाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। लालू यादव की नज़दीकी ने पप्पू यादव को सियासत में एंट्री तो दिला दी, लेकिन पप्पू ने अपनी सियासी ज़मीन खुद तैयार की। हालांकि शुरुआत में पप्पू ने किसी पार्टी का साथ नहीं लिया, लेकिन मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनके करीब आने पर पप्पू ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। 1996 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतरे और इस बार तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।
3,16,155 वोटों से जीत दर्ज की। लेकिन यही पप्पू यादव सिर्फ 2 साल बाद 1998 में पूर्णिया से हार गए। पिछले 9 सालों में पप्पू यादव की ये पहली सियासी हार थी। और फिर 1998 में वो खूनी शाम, अजीज सरकार हत्याकांड। जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया, 14 जून 1998 को अजीज सरकार को पूर्णिया के सुभाष चौक पर गोलियों से भून दिया गया। जांच शुरू हुई और शक की सुई फिर से पप्पू यादव की तरफ घूमी। आरोप लगा कि पप्पू यादव ने गोरखपुर के गैंगस्टर राजन तिवारी, जो कभी श्री प्रकाश शुक्ला के लिए काम करते थे, और उनके साथ मिलकर अनिल यादव, इन दोनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कहा जाता है कि अजीत सरकार के शरीर से 107 गोलियां निकली थीं। 107, सोचिए किस तरह से उनको निशाना लगाकर मौत के घाट उतारा गया था। और अजीत सरकार एक लोकप्रिय नेता थे, विधायक भी रह चुके थे। वो मतलब इतने आम आदमी थे, आम आदमी से घुले मिले हुए थे कि चुनाव लड़ने के लिए वो चौराहों पर लाल गमछा बिछाते थे और कहते थे कि लोग आएं और सिर्फ 1 रुपये का एक सिक्का उन्हें दान करें ताकि वो चुनाव लड़ पाएं। उसी पैसे से वो चुनाव लड़ते थे। अजीत सरकार की हत्या से उनके समर्थकों में बहुत गुस्सा फूट पड़ा और वो हिंसा पर उतारू हो गए। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव नहीं थे। चारा घोटाले के चलते उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन चुकी थी। अपनी पत्नी की सरकार को संभालने के लिए लालू प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से पूर्णिया पहुंचे और लोगों को शांत कराया। लेकिन अजीत सरकार की हत्या का दाग पप्पू यादव के दामन पर हमेशा के लिए लग गया। कानून की फाइलों में दर्ज है कि राजन तिवारी ने एक बालिया बयान दिया था और कहा था कि उसे पप्पू यादव ने फ़ोन पर यह काम दिया था और कहा था कि उनके साथ AK-47 लेकर वो जाएंगे। एक साथी उन्हें वो AK-47 मुहैया कराएंगे और अजीत सरकार को किसी भी कीमत पर ख़त्म करना है। इतना नहीं, राजन तिवारी ने पुलिस को दिए अपने बयान में ये भी कहा था कि अजीत सरकार को मारने के बाद उसे एक PCO पर जाना पड़ा सिलीगुड़ी में, और उस PCO से पप्पू यादव को उनके मोबाइल फ़ोन पर राजन तिवारी ने फ़ोन किया और उन्हें बताया कि उसने काम को अंजाम दे दिया है। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड से कोर्ट में ये साबित भी किया था। अजीत सरकार हत्याकांड के बाद पप्पू यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली थीं। 12 फरवरी 1999 को दिल्ली पुलिस ने धौलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गंगाराम कोली के घर से एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। उस कुख्यात अपराधी का नाम राजन तिवारी था। वही राजन तिवारी, वो गोरखपुर का गैंगस्टर था और श्री प्रकाश शुक्ला गैंग से जुड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजन तिवारी से पूछताछ की और जो उसने बताया वो और भी सनसनीखेज था। राजन तिवारी ने पुलिस को क्या बताया वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। इसीलिए आप जुड़े रहिएगा रंगबाज के साथ और अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी पप्पू यादव की ज़िंदगी से जुड़े कई किस्से बाकी हैं।